किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा कि यही तो खराबी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक अपने चल रही है उसका आज आखिरी अध्याय बदंत आनंद कोसलैन साहब का ये जो अध्याय है उसको हम देखेंगे संस्कृति को। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिस पर कवि आदि गणेश हिंदी नाम है। 2500 से ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। देखिए साथियों, इसके बाद में ये आखिरी अध्याय है क्षितिज का। इसके बाद में कृतिका भाग सेकंड को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में 10th कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 11 को। देखिए, शाम को अपनी काव्य शास्त्र क्लास चली रही है। बदंत आनंद कोसलैन जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में होता है। बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था हरनाम दास। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। बदंत आनंद कोसलैन साहब के बचपन का नाम हरनाम दास। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी से भी, मतलब हिंदी की बहुत सेवा करने वाले थे ये, हिंदी को समर्पण भाव से चाहते थे। हिंदी का जहाँ भी कोई काम होता बड़ी ही तन्मयता के साथ करते थे। हिंदी से भी कोसलैन जी बौद्ध भिक्षु थे एक, और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं भी की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में भी रहे और 1988 में उनका साहब क्या निधन हो जाता है। इनकी 20 से अधिक पुस्तकें देखने को मिलती है, जिनमें प्रमुख रूप से देखें तो भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, और रेल का टिकट कहाँ क्या देखा। रेल का टिकट कई बार पूछा गया है। तो भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आ ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, और रेल का टिकट कहाँ क्या देखा, ये इनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं। मौलिक भी है और अनुवादित भी है उनके द्वारा, ट्रांसलेट किए हुए भी, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। आगे हम देखें कि देश विदेश के भ्रमण ने बदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। अगर आपको जीवन है क्या, इसकी वास्तविकता को समझना है, क्या कुछ लोगों की मानसिकता है, किस प्रकार के व्यवहार किस वजह से करते हैं लोग, तो आपको अगर भ्रमण प्रवृत्ति के हो तो भ्रमण करते हो, अगर आप पूरे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जगह जगह कल्चर को देखते हो तो आपको बड़ा अनुभव होगा। और यही किया था बदंत साहब ने। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार किया, महत्वपूर्ण काम किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है उससे क्या विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। आज जो हम अध्याय देखेंगे इनका संस्कृति, ये किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में। तो विधा पोस ले जाए तो निबंध है ये संस्कृति, और बदंत आनंद कोसलैन साहब का है। इसके अंदर क्या है वो देखिए। ये जो निबंध है हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की क्या देता है? प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। इस निबंध में बदंत आनंद कोसलैन जी ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और जो संस्कृति है वो किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग है। ये कहते हैं एक ही या अलग अलग है, वो चीज़ें बताइए। वे सभ्यता को संस्कृति का क्या परिणाम मानते हुए कहते हैं। तो पूछ लिया जाए संस्कृति निबंध में कोसलैन साहब ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? संस्कृति का परिणाम बन गया। देखो सवाल कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर क्या आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। किस प्रकार के लोग हैं?
उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता और न ही संस्कृति। ये भी लाइन पूछी जा सकती है कि उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता और न ही संस्कृति। ये पंक्ति किस अध्याय से ली गई है? संस्कृति निबंध से ली गई है। पूछा जा सकता है इस प्रकार से बनाकर सवाल। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। संस्कृति जो कि क्या है? निबंध है एक। ठीक है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग क्या होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यहीं से सवाल है जो पूछा जा सकता है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा ये दो वस्तुएं हैं? कौन सी? सभ्यता और संस्कृति। ये दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश है जो करें। कल्पना करो आप कि उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, आज जो घर घर चूल्हा जलता है, जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। कि आज एक समय ऐसा था कि लोगों ने अग्नि को देखा भी नहीं, और आज जो घर घर में चूल्हा जलता है, और वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। अथवा ये कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहले ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद बनाकर उसमें और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करने वाला रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए साहब। पहले उदाहरण में एक चीज़ है, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। जब तक कोई काम किया नहीं जाता ना, तब तक वो काम असंभव ही लगता है। समझ में आई? तो आपको भी निराश नहीं होना है। लगे रहिए। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, जो भी आप तैयारी करें उसमें सिलेक्शन होगा। रीट में चाहे कुछ भी हुआ हो, पहले कुछ भी हुआ हो, कितनी बार असफल हुए हों आप। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की क्या संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। देखिए, सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की क्या है? एक संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम क्या है? एक प्रकार से सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। एक संस्कृत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उसके संतान को अपने पूर्वज क्या अनायास, जैसे हमें बहुत सी चीज़ें मिली है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत है जो नहीं कहला सकता। उसने कुछ अपना नया सृजन, अपना निर्माण नहीं किया अपने तरीके से। एक आधुनिक उदाहरण लीजिए आप। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि वह संस्कृत मानव था। यहाँ पर वह किसके लिए आया है? न्यूटन के लिए आया है इस निबंध के अनुसार। तो ये ध्यान में रखिएगा आप।
आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सके, क्योंकि उसने सृजन किया था, उसने आविष्कार किया था। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से, शीत से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा हो। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है क्या कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है, मतलब आसमान में तारे टिमटे वाले क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त जो किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनुष्य हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? जो खुद खाना खा रहा है, खुद एक ग्रास तोड़ रहा है, कोर तोड़ रहा है, वो उसको छोड़ देता है दूसरे के मुंह के लिए, दूसरों के हित के लिए, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। ये भी पूछा जा सकता है रूस का भाग्य विधाता किसकी बात हो रही है? लेनिन की। ये भी पूछा जा सकता है वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से क्या रह सके। मैं जान सकूं क्या है ऐसा जो मानव को सुख की ओर अग्रसर कर सकता है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी क्या संस्कृति है। यह अध्याय में बहुत कुछ सिखाने वाला है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी क्या है? एक संस्कृति है। और सभ्यता क्या है फिर? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, संस्कृति का रिजल्ट है सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारे क्या है? एक तरीके सभ्यता है। मानव की जो सभ्यता उसने आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार जो कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या फिर असंस्कृति। मानव की जो योग्यता है उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करा रही है आज के दौर में। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या फिर असभ्यता समझ नहीं आता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा ना तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। अगर कल्याण की भावना है तब तक संस्कृति है, नहीं तो फिर असंस्कृति हो जाती है। और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है ना, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो ये था संस्कृति निबंध। देखिए आगे
हम इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। आध्यात्मिक आपको पता ही है, परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला। साक्षात यानी आँखों के सामने प्रत्यक्ष। आविष्कर्ता यानी आविष्कार करने वाला। परिष्कृत यानी जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया हुआ हो, साफ किया हुआ हो। अनायास यानी बिना प्रयास के, अचानक, आसानी से। कदाचित यानी कभी, शायद। शीतोष्ण ठंडा और गर्म। निठल्ला यानी बेकार, अकर्मण्य। मनुष्यों यानी विद्वानों। वशीभूत यानी वश में होना, अधीन। तृष्ण यानी प्यास, लोभ। अवश्यम भाव यानी जिसका होना निश्चित हो। अविभाज्य यानी जो बांटा न जा सके। यह था अपना अध्याय। और इस प्रकार से कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज पूर्ण होती है अपनी। क्षितिज के सारे अध्याय जो पूर्ण हमने कर लिए हैं, नहीं देखे अभी तक तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और डिमोटिव नहीं होना है साथियों, निराश नहीं होना है, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं सुनने के लिए मेरा दूसरा चैनल है क्या, आदि की आवाज़। दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर जाकर आप मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं सुन सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।